इस प्रैक्टिस सेट में कुल प्रश्नों की संख्या 25 है, जिसका टेल प्रश्न यानी कि जो पार्ट्स प्रश्न है, इससे रिलेटेड जो प्रश्न बनेगा, जहाँ पे जरूरी होगी इन प्रश्नों के साथ साथ उसे भी पढ़ते चलेंगे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो 25 से इसमें अधिक प्रश्न भी बन सकते हैं, यानी कुल मिला जुला करके यदि आप काउंटिंग करेंगे, गणना करेंगे, तो 50 से भी अधिक प्रश्न इससे बनेंगे इस वीडियो के माध्यम से। परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलेंगे। आइए अधिक समय ना गवाएंगे, पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैथमेटिक्स का कुछ प्रश्न है, गणित का प्रश्न है, इसी से शुरुआत करते हैं हम लोग। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है। आप त्रिभुज की कल्पना करेंगे, ए बी सी, तो यह कोण और यह कोण, तीनों कोणों का योगफल क्या होगा यह पूछा गया है। 100 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री या तो फिर 90 डिग्री। तो किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही। इसके बाद अगला प्रश्न है, दो परिमेय संख्या के बीच, यानी कि दो परिमेय संख्या लेंगे। सपोज कीजिए कि आपने दो अपरिमेय संख्या √5 और √7 लिया गया है, तो इसके बीच यानी कि √5 और √7 के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होगी। ऑप्शन है 1, 0, अनंत या कोई नहीं। तो इन दोनों, कोई भी दो अपरिमेय संख्या हो तो उनके बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती है। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, गणित का ही है और यह त्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड है, यानी कि त्रिकोणमिति का प्रश्न है। टेन 45 डिग्री और कॉट 45 डिग्री प्लस है, दोनों का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, बीच में प्लस देना है। फिर कॉट 45 का भी 1 होता है, दोनों आप जोड़ेंगे तो 2 होगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी होगा आपका। चौथा नंबर प्रश्न है, यह संख्या दी हुई है 2, 3, 4, 5, 2, 3, 2, यानी इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो ही बहुलक ज्ञात करने के लिए कहे इस प्रकार की संख्या का, तो इसमें अधिक बार कौन सी संख्या की पुनरावृत्ति हुई है, यानी किसका अधिक बार रिपीट हुआ है। तो ध्यान से इसको देखिए, 2, फिर यहाँ पे 2 आया है, फिर लास्ट में यहाँ पे 2 आया है, यानी कि 2 ऐसी संख्या है जो 3 बार रिपीट हुई है। जो अधिक रिपीट हुई वही आपका बहुलक हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अन्य संख्याएं रिपीट नहीं हुई, 3, 3 2 बार रिपीट है, उसके बाद 4 एक बार है, फिर 5 एक ही बार है। तो अधिक 2 ही संख्या रिपीट हुई, यानी कि किसकी पुनरावृत्ति हुई है, तो यह बहुलक के रूप में 2 होगा। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, 90 डिग्री वाले कोण को कहा जाता है। यानी कि आप इस प्रकार से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और यह कोण किस नाम से जाना जाता है यह पूछा गया है। न्यून कोण, समकोण, अधिकोण, द्विजुकोण। तो 90 डिग्री वाले कोण को समकोण कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है 6 नंबर, यहाँ से कुछ हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। बहुत आसान सा प्रश्न है, सिर्फ रिवीजन करने की आवश्यकता है। एक उदर से जन्म लेने वाला क्या कहलाता है। अभिनेता, सहोदर, दृष्टिगोचर या इनमें से कोई नहीं। तो एक उदर से, एक पेट से जन्म लेने वाला सहोदर कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी सही है। इसके बाद 7वां नंबर प्रश्न है, चरण कमल, यानी चरण कमल एक समस्त पद दिया हुआ है। इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा समास है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या तो फिर बहुव्रीहि समास है। तो चरण कमल आपका कर्मधारय समास होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा सही। इसके बाद अगला प्रश्न है 8वां नंबर,
दो वर्णों के मेल को कहा जाता है। दो वर्णों के मेल को ध्यान रखिएगा, जब दो वर्ण का मेल होगा, जैसे अ जोड़ आ तो आ होता है, तो यदि वर्ण का मेल हो तो वह संधि कहलाती है। और यहीं पे कुछ और बातें कर ले कि दो पदों का यदि मेल हो तो वह समास कहलाता है। तो यहाँ पे दो वर्णों का मेल को क्या कहा जाता है, तो संधि कहेंगे, ऑप्शन बी होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है हिम जोड़ आलय, यानी संधि विच्छेद किया हुआ है, शब्द क्या होगा। तो क्लियर है, हिम जोड़ आलय बराबर होगा हिमालय। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही होगा। और इधर जितना भी दिया हुआ ऑप्शन यह सटीक नहीं बैठता है, इसलिए यह सब गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है 10 नंबर, व्यंजन संधि है। शब्द दिया हुआ है, तो इसका संधि विच्छेद करने के बाद ही आप स्पष्ट हो पाएंगे कि कौन सा व्यंजन संधि है। दिगंबर का यदि संधि विच्छेद करेंगे तो दिक जोड़ अंबर होगा। सज्जन का करेंगे तो सत जोड़ जन होगा। और दुर्जन का करेंगे तो दूह जोड़ जन। और हिमालय का करेंगे तो हिम जोड़ आलय। तो इसमें देखिए आ जोड़ आ का मेल है, और इसमें तो विसर्ग लगा हुआ दूह जोड़ जन, तो ये तो विसर्ग संधि होगी ही। तो यह आपका हिमालय स्वर संधि हो गया, दुर्जन विसर्ग संधि, सज्जन सत जोड़ जन, यह भी आपका स्वर संधि होगी। और दिगंबर में दिक जोड़ अंबर में यह व्यंजन संधि होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर। यहाँ से हम लोग कुछ प्रश्न हिस्ट्री का पढ़ेंगे, इतिहास का। मौर्य वंश के संस्थापक है, यानी मौर्य वंश के संस्थापक कौन है। चंद्रगुप्त मौर्य, कडफिसेस, महापद्मनंद या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा ही मौर्य वंश की स्थापना की गई। यहीं पे बी नंबर ऑप्शन के बारे में समझ लें। इसका फुल नाम यदि कहें तो कुजुल कडफिसेस कहलाता है। और इन्होंने कुषाण वंश की स्थापना किए थे। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसेस। और महापद्मनंद की बात करें तो इस वंश, यह जो नंद वंश है, तो नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ये गुलाम वंश के संस्थापक थे। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है। अगला प्रश्न है 12 नंबर। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था। 1191, 92, 94। और भी ऑप्शन नीचे दिया हुआ है, लेकिन इसी ऑप्शन में से आपको सही उत्तर मिल जाएगा। तराइन का प्रथम विश्व युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। और अगला प्रश्न है 13 नंबर। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है। ऑप्शन देख रहे हैं तो इसका राइट ऑप्शन 78.07% होता है। यदि यह ऑप्शन नहीं दिया हुआ रहे, सिर्फ 78% ही दिया हुआ रहे, तो यह भी सटीक ही माना जाता है। लेकिन यह पॉइंट में यदि दिया हुआ रहे तो नाइट्रोजन की मात्रा वायुमंडल में यदि एक्यूरेट लगाएंगे तो 78.07% हो जाता है। और यहीं पे ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की मात्रा 20.93% होता है, जिसे लगभग में 21% कहा जाता है। और भी कुछ बातें हो जाए। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में भी जान लेते हैं कि इसकी प्रतिशत मात्रा 0.03%। और यहीं पे आर्गन के बारे में जान लें तो इसका प्रतिशत 0.93% होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 14 नंबर। ज्वार प्रतिदिन कितने बार आते हैं। ज्वार भाटा, जिसे ज्वार भाटा यानी कि समुद्र में आते रहता है, तो ज्वार प्रतिदिन कितने बार आते हैं। ज्वार कहने का अर्थ हुआ कि समुद्र तल का जो पानी है वह समुद्र से स्थल की ओर आती है। और जो ही स्थल से समुद्र की ओर जब पानी जाता है
तो वह भाटा के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पूछा गया कि ज्वार भाटा प्रतिदिन कितने बार आते हैं, 2, 3, 4, 6। तो ज्वार भाटा प्रतिदिन 2 बार आते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। और एक बार जो ज्वार भाटा आती है पहली बार, वह चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण, और दूसरी बार में पृथ्वी के अपकेंद्री बल के कारण होता है, यानी कि 2 बार ज्वार भाटा हो गया। उसके बाद अगला है 15 नंबर प्रश्न, राज्यपाल बनने की योग्यता है 25 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष या तो इनमें से कोई नहीं। तो राज्यपाल बनने की योग्यता 35 वर्ष है, और कुछ भी योग्यताएं इससे रिलेटेड है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक हो, उसके बाद किसी भी लाभ के पद पर वह व्यक्ति ना हो, और तीसरा नंबर में है कि राज्य विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य होना चाहिए, तभी वह व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है। अगला प्रश्न है 16 नंबर, कर के कितने प्रकार हैं, यानी टैक्स के कितने प्रकार हैं, 2, 3, 4, 0। तो कर के 2 प्रकार हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। इसमें ऑप्शन कहीं पे छूट गया, चलिए इसको ए ही मानिएगा। तो पहला हो जाता है प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर, और दूसरा है अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर। तो प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आयकर, इसे भी याद रखेंगे, आयकर हो गया। उसके बाद संपत्ति कर और उपहार कर, यानी कि आयकर, संपत्ति कर, उपहार कर, यह प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत है। और अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत बिक्री कर हो गया, तट कर हो जाएगा। उसके बाद उत्पाद कर, सीमा शुल्क भी अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, यानी कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935। इसके बाद आगे है 1 अप्रैल 1945 ईस्वी, 2 अप्रैल 1935, 2 अप्रैल 1945। तो रिजर्व बैंक यानी कि RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी। और जिस समय इसकी स्थापना हुई थी तो 5 करोड़ की, यानी 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी के साथ यह बैंक की स्थापना हुई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण की भी बात कर लेते हैं। तो 1 जनवरी, इस बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को किया गया था। अगला प्रश्न है 18 नंबर, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है, क्योंकि प्रथम श्रेणी का उत्तोलक क्या है। ऑप्शन है कैंची, सरौता, चिमटा, इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कैंची है, इसे प्रथम श्रेणी का उत्तोलक कहेंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे यही हो जाएगा आपका, इसको ए समझेंगे। और यहीं पे सरौता यह द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक होगा, और चिमटा तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश है, यानी कैसा आवेश होता है। यह है धनात्मक, यानी कि धनात्मक है, या तो फिर ऋणात्मक है, या तो फिर उदासीन है। तो इलेक्ट्रॉन पर हमेशा ऋणात्मक आवेश होता है। अगला प्रश्न है 20 नंबर, मानव में गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि मानव में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो यह है 23 जोड़ा, 24 जोड़ा, 21 जोड़ा, या इनमें से कोई नहीं। तो मानव में गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़े के रूप में होते हैं। और यहीं पे 24 जोड़ा यह चिपंजी में पाया जाता है, और 21 जोड़े यह बंदर में पाए जाते हैं गुणसूत्र। अगला प्रश्न है 21 नंबर, सबसे प्राचीन और सबसे बाद का वेद कौन सा है। सबसे प्राचीन हम लोग समझ रहे हैं कि ऋग्वेद है, और उसके बाद सबसे बाद वाला, सबसे नया वेद जिसको कहते हैं, तो यह होगा आपका अथर्ववेद। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, यानी कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन है और अथर्ववेद सबसे
नया का वेद है, यानी आधुनिक वेद है। और ऋग्वेद के संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। और इस ऋग्वेद में 1028 सूक्त और इसके साथ साथ 10,462 श्लोक इसमें शामिल किया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है 22 नंबर, राष्ट्रपति का शपथ किसके समक्ष होता है? मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या तो फिर राज्यपाल। तो राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण मुख्य न्यायाधीश के समक्ष होता है। और यहीं पे त्याग पत्र यदि राष्ट्रपति का पूछा जाए तो उपराष्ट्रपति को दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा त्याग पत्र। अगला प्रश्न है 23 नंबर, अनुवांशिकी का जनक माना जाता है। अनुवांशिकी का जनक किसे माना जाता है? तो मेंडल को अनुवांशिकी का जनक माना जाता है। यह ऑप्शन बी होगा, यह ए हो गया, यह बी, सी और ये डी। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, वाशिंगटन डीसी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो आपका यह जिनेवा में है। और इसकी स्थापना, WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को किया गया। अंतिम प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या क्या है? 12, 11, 7, 15। तो फुटबॉल में कुल खिलाड़ियों की संख्या यानी कि एक पक्ष की बात की गई है तो 11 होती है। और हॉकी के खिलाड़ियों की संख्या भी 11 ही होती है। उसके बाद क्रिकेट खेल में एक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या इसमें भी 11 होती है। लेकिन कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या 7 होती है। और वहीं पे वॉलीबॉल की भी बात करें तो इसमें कुल खिलाड़ियों की संख्या 6 होती है। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से प्रश्नों का अध्ययन किए और यह प्रश्न काफ़ी रोचक है। एक बार यदि इसको आसानी से आप अध्ययन कर लेते हैं तो काफ़ी दिनों तक आपके माइंड में यह प्रश्न स्टोर रहेगा और जब आपकी परीक्षा होगी तो निश्चित रूप से वहाँ पे मिस नहीं करेंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।